He did his pre-doctoral and doctoral research in education from University of Delhi. He is member of Karnataka State Education Policy Commission's task force. His areas of interest are educational theory, social science education, Dalit and gender studies. Sir has published around 30 research papers and articles in journals of international and national repute, and he writes for Mainstream Weekly Outlook, Hindi, and all leading dailies in English and Hindi, like The Hindu, Deccan Herald, The Indian Express, The Telegraph, The Daily Guardian, Jansatta, and Rajasthan Patrika, to name a few. Sir, we welcome you, and I request you to kindly deliberate on the topic. Thank you, sir. बैठ जाइए। लगभग आखिरी वक्ता होने के बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि जो मैं नहीं कह रहा हूं वो मुझसे पहले वाले लोग कह चुके हैं, और जो मैं न कह पाऊं वो हो सकता है आखिरी वाला वक्ता कह दे। तो जैसा कौशल सर ने कहा था, कि हम लोग, ऐसा मैं कह सकता हूं कि हम लोग पुरानी पीढ़ी के अध्यापक हैं। तो एक विद्यार्थी ने अपने अध्यापक की बहुत सिफारिश की, बहुत मस्का लगाया, उसकी बहुत भाव टहल की। सोचा कि जब एग्जाम पेपर आएगा तो पूछ लेंगे क्या आने वाला है, वही पढ़कर चले जाएंगे। तो एक दिन अध्यापक खुश हुआ, उसने कहा कि भाई गाय पे निबंध याद कर लो। तो विद्यार्थी ने गाय पे निबंध याद कर लिया। एग्जाम आया, उसी मास्टर की ड्यूटी थी, पर एग्जाम में निबंध आया बारिश पर लिखने को। अब वो उसको देख रहा है, अध्यापक को, कि भाई आपने तो कहा था गाय पे निबंध लिखो, और इस पे तो बारिश पे आया है, आपने तो मेरे साथ धोखा कर दिया। तो उसने कहा जो आता है वही लिख दे, आगे पीछे 2 लाइनें लगा देना कुछ। तो उसने लिखा जब बारिश होती है तो घास हरी हो जाती है, और गाय को हरी घास बहुत पसंद है। और फिर उसने गाय पर पूरा निबंध लिख दिया। तो मैं भी जो कहने वाला हूं मैं वही कहूंगा, इस विषय पर आप न जाएं, क्योंकि मैंने जो निबंध याद किया मैं वही सुनाने वाला हूं आप लोगों को। मुझे तो लग रहा था कि बस शिक्षा जगत में राम राज्य आ ही गया है, अब और कुछ आने को बचा नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर मुझे लगता है जितनी एनईपी चालीसा लिखी गई है, उतनी तो इस देश में हनुमान चालीसा भी नहीं लिखी गई, ऐसा लगता है। और ये मैं आप लोगों को आश्वासन दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग ज्यादा बीएड के विद्यार्थी हैं या अध्यापक हैं। तो अगर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति सफल नहीं हुई तो गलती 2 लोगों की होगी। पहली तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और दूसरी अध्यापकों की, क्योंकि इस देश में जो भी गलत हो रहा है उसमें गलती केवल 2 ही लोगों की बची है। पढ़ना तो हमने सब हासिल कर ही लिया है। जब हमने पहले शब्द सुना तो उसमें जो पंक्ति थी कि शुभ कर्मंते कबहू न टरो, तो कभी कभी कुछ कहना बहुत जरूरी बन पड़ता है। आप जो कहते हैं आपको उस पर लेबल किया जाता है। आप लोग तो जिस रफ्तार से सोशल मीडिया पर होंगे, उसमें भक्त और चमचे में क्या फर्क है वो आप लोग बेहतर जानते होंगे। केवल शिक्षा पर बात करते हैं, लौट कर आगे स्कूली शिक्षा पर बात नहीं करेंगे, उच्च शिक्षा से बात शुरू करते हैं। मैं जो भी कह रहा हूं वो ऐसा लगता है कि एक संवाद है, पर यह संवाद किसी
के उत्तर और प्रत्युत्तर नहीं है, ये कुछ आशंकाएं हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को ये आशंकाएं सुनने में थोड़ा भय लगे तो इस बात का सहारा लें कि वाजपेयी जी ने 1996 में जब पहली बार 13 दिन की सरकार बनी थी तो उन्होंने अविश्वास मत के उत्तर में कहा था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो अगर आप लोग मुझे निंदक की श्रेणी में भी रखना चाहते हैं तो मुझे उस बात से कोई आपत्ति नहीं। देखते हैं इसमें क्या क्या हमें समझ आता है। स्कूली शिक्षा पर आखिर में बात करेंगे, थोड़ी सी बात एनसीटी को लेकर करेंगे और ज्यादातर बात लेकर उच्च शिक्षा को करेंगे। बहुत सारे नियम कायदे कानूनों को लेकर हमने ये जानने की कोशिश की कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट जो इस शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष बताया जाता है बहुत अच्छा है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, विद्यार्थी केंद्रित भी लगता है, विषय केंद्रित भी लगता है, पर कुछ आशंकाएं हैं जिनके बारे में सोचे जाने की जरूरत है कि ये मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट किस पर लागू हो, ये किन डिसिप्लिन्स पर लागू हो सकता है। ये कुछ लिबरल डिसिप्लिन्स पे लागू हो सकता है या बीए प्रोग्राम में लागू हो सकता है। और जब मैं बीए प्रोग्राम कह रहा हूं तो उसके साथ बीएससी बीकॉम लिबरल प्रोग्राम्स, ये प्रोफेशनल डिग्रीज पर लागू नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई एमबीबीएस में एडमिशन लिया था, 2 साल बाद कह दो कि हम जा रहे हैं, हमें नर्सिंग का डिप्लोमा दे दो, वो नहीं हो सकता। या हमने बड़ा हवाई जहाज उड़ाने का एडमिशन लिया था, 6 महीने बाद जा रहे हैं, हमको हेलीकॉप्टर उड़ाने का सर्टिफिकेट दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये किन डिसिप्लिन्स के साथ हो रहा है और वो डिसिप्लिन्स हमें क्या सोचने समझने और जानने को मजबूर करते, और हम क्या उस सोचने समझने जानने की परंपरा में हैं। ये बहुत अच्छा लगता है कि 5-6 साल बाद अगर कोई बच्चा लौट कर अपने विषय से जुड़ना चाहे तो उसके पास ये उम्मीद होनी चाहिए। पर एक समस्या है ना कि अभी तक हम लोगों ने टाइम मशीन का आविष्कार नहीं किया है। 5-6 साल आप एक डिसिप्लिन के डिस्कोर्स में जो तरक्की होती है और वो बच्चा जब एडमिशन लेगा तो वो वापस वहीं लौट पाएगा जहां उसने छोड़ा था, ये जरा जटिल सवाल है। आप लोगों को पता है कि हमारी आपकी याददाश्त कितनी कमजोर है। 6 साल बाद उसी डिसिप्लिन में लौट कर आना और कहना कि हम उसी रिगर के साथ पढ़ लेंगे, उसी बात को जान लेंगे, ये लगता है कि कुछ कुछ तो कहीं गड़बड़ है। खैर, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को लेकर बहुत सारे संसाधन संबंधी सवाल हो सकते, पर इसकी कुछ दार्शनिक समस्याएं भी। हम लोगों को अक्सर लगता है कि विदेशों में जो हो रहा है, और ये शिक्षा नीति को आप पढ़ेंगे तो आपको कई जगह ये दिखाई देगा, वो बहुत अच्छा हो रहा है और भारतीय ज्ञान परंपरा को उसको तुरंत अपना लेना चाहिए। तो बहुत सारे मॉडल ऐसे होते हैं जो तुरंत इंपोर्ट किए जाते हैं और लागू कर दिए जाते हैं। उठा लो भाई, नहीं तो बम फेंक देगा कोई पड़ोसी मुल्क। मैं इस बात से सहमत हूं कि मतलब हमारे आपके साथ जो समस्या है, हमें लगता है कि हमारे फोन और हम इतने जरूरी हो गए हैं कि बाकी सारे सवाल गौण होते जा रहे हैं। खैर, लौट कर आते हैं। 4 साल का 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो इसकी एक और पैदाइश है, उसमें आप देखें कि ये कहा गया कि 100 क्रेडिट आपको पढ़ाए जाएंगे अगर, तो 100 क्रेडिट में से 50 क्रेडिट आपके डिसिप्लिन के होंगे और बाकी के 50 क्रेडिट में आपको सॉफ्ट स्किल सिखाई जाएंगी, वैल्यू एडेड कोर्सेज सिखाए जाएंगे, आपको एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज सिखाए जाएंगे। कुल मिलाकर अगर आप 120 क्रेडिट का कोर्स पढ़ रहे हैं तो केवल 60 आपके डिसिप्लिन के हैं। बाकी के 60 में जो वो कहा जाता है ना, महाभारत है, जो एक भारतीय साहित्य में कहावत है कि जो कहीं नहीं है वो महाभारत में है, और अगर महाभारत में नहीं है तो वो कहीं भी नहीं है। तो वैसा ही कुछ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के साथ है। सॉफ्ट स्किल्स क्या या एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज में आप जो भाषा पढ़ा रहे हैं, देखिए भाषा के सवाल पर 12 क्रेडिट दिए गए हैं इसमें। एक बच्चा जो 12वीं तक भाषा पढ़कर आया है, अब आप उसे ग्रेजुएशन में क्या पढ़ाएंगे? फर्क करिए भाषा में और साहित्य में।
साहित्य पढ़ना एक पूरी उम्र का काम हो सकता है। लिटरेचर पढ़ना और लैंग्वेज पढ़ने में फर्क है। अब जो बच्चा 12 साल तक लैंग्वेज पढ़कर आया है, अब आपको क्या लगता है कि आप उसे लैंग्वेज में क्या पढ़ाएंगे? और अगर आपकी 12 वर्ष की पढ़ाई में वो लैंग्वेज में लिखना पढ़ना नहीं सीख पाया है, तो वो आपकी स्कूलीकरण की समस्या है। ये बीए के अध्यापक का काम नहीं है कि आपको गाय पे निबंध लिखना सिखाए। आप 12 क्रेडिट जो यहां दे रहे हैं, उसका नुकसान कहां होगा? उसका नुकसान उस डिसिप्लिन को होगा। जहां आप अभी देखें, हम लोग एमए एजुकेशन प्रोग्राम पढ़ा रहे हैं, ये कहा गया कि पूरा सेकेंड सेमेस्टर रिसर्च करा दो। एक तो रिसर्च शब्द से हिंदुस्तान में पता नहीं क्या समझा जाता है, और ऐसे लगता है कि बस आज हमने रिसर्च शुरू किया है तो कल हम लोग रिलेटिविटी की खोज कर ही लेंगे और रिसर्च करा दें। 50% कोर्सेस एमए में आपको सेकेंड सेमेस्टर में केवल रिसर्च पढ़ाना है। मजबूरी है, 4-4 क्रेडिट के रिव्यू ऑफ लिटरेचर के कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। 4 क्रेडिट रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आप देखेंगे अब आपको एमए में जो जरूरी पर्चे हैं पढ़ाने के लिए, उनके लिए जगह ही नहीं बची। अब एक और उस पर आते हैं, सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स का क्या मतलब है? पीपीटी बनाना, पावर पॉइंट बनाना, या आपको एक्सेल चलाना। अगर ये भी आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं, या तमीज से पूछना मैडम में आई कम इन, तो ये सब आपके स्कूलीकरण का हिस्सा है। व्यक्ति उच्च शिक्षा में प्रवेश क्यों लेता है, उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम हम क्यों पढ़ते हैं, उसके उद्देश्य भिन्न होते हैं। यूनिवर्सिटी का एजेंडा अलग है। जो लोग ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी का काम प्रोडक्ट सप्लाई करना है, हम और आप यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, पॉलिटेक्निक नहीं चला रहे हैं। हम प्लम्बर नहीं बना रहे हैं कि मार्केट के अनुरूप बनाएंगे। यूनिवर्सिटी का काम मजदूर सप्लाई करना नहीं है। यूनिवर्सिटी का काम ये देखना है कि बाजार कैसी शक्ल लेता है, बाजार ऐसा हो कि वो उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ले। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट के हिसाब से हम अपने स्टूडेंट्स बनाएंगे। यूनिवर्सिटी वो केंद्र है जो तय करता है कि इस देश की आर्थिक नीतियां क्या होगी। यूनिवर्सिटी वो केंद्र है जो तय करता है कि इस देश की सामाजिक समरसता क्या होगी। यूनिवर्सिटी का काम सिटीजन मेकिंग का काम नहीं है। यूनिवर्सिटी का काम वो समाज बनाने का है जहां पर उस यूनिवर्सिटी के बच्चे स्वतः फिट बैठ जाएंगे। तो हमें अपने उनके दिए गए खांचे के हिसाब से नहीं बनाना है, हमें तो वो बनाना है। क्योंकि अगर आदर्श बनाने की कोई जगह बची है तो शायद वो यूनिवर्सिटीज में ही हो सकती। एक आइडियल बनाने का जो स्पेस हो सकता है वो यूनिवर्सिटी में हो सकता है, वो कॉलेजेस में हो सकता है। खैर, अब आप इस एबिलिटी सॉफ्ट स्किल्स की बात कर, सॉफ्ट स्किल्स में कौन सी, आप ये दरवाजा बंद कर लें, कोई जरूरी नहीं है ऐसा, कोई पीछे का दरवाजा बंद कर लीजिए। वो कुछ फिल्में होती हैं ना, जाओ आप कहीं से भी देखना शुरू करें आपको समझ आ जाती हैं। मेरा वक्तव्य ऐसा नहीं है कि मतलब आप कहीं से भी सुनना शुरू करेंगे तो आपको समझ आ जाए। खैर, क्या बात, एबिलिटी एनहांसमेंट को, सॉफ्ट स्किल्स की बात। कौन से कौशल? देखिए, कौशल तो ये भी हिंदुस्तान में रहा है। मैं स्किल्स की बात कर रहा हूं। कौशल तो हिंदुस्तान में यह भी रहा है कि भेड़ से ऊन कैसे अलग किया जाता है, मरे हुए जानवर का चमड़ा कैसे खींचा जाता है, यह भी कौशल रहा। ये तो ब्राह्मणवादी सत्ता जब हावी हुई तो उन्होंने इन हाथ से काम करने वाले लोगों को अछूत करार दे दिया। आपके यहां जो विज्ञान कर रहे थे वो तो पहले ही अछूत हो। आपकी सोशल स्किल्स कौन सी होंगी? आप ये नहीं पढ़ाने वाले हैं। आपका काम फिर उन्हीं ब्राह्मणिकल स्किल्स पर जाकर टिक जाए। आप कौन सी स्किल्स की बात कर रहे हैं? क्या भेड़ चराना एक स्किल नहीं है? क्या नारियल के पेड़ पे चढ़ना नहीं? आप कौन सी स्किल्स का हिस्सा बनाने वाले? और आपके लेजिटिमेसी का, आपकी उस वैधता का कोई समाज मोहताज नहीं है। आप उसे स्किल माने या ना माने, हिंदुस्तान की एक बड़ी जनसंख्या उसको अपनी लाइवलीहुड स्किल्स मानकर चला रही है। तो उन लाइवलीहुड स्किल्स को आप उस सॉफ्ट स्किल्स, आप देखिए नाम में ही एक आइडिया है जो आप समझ सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स। और ये सॉफ्ट स्किल्स का क्या मामला है? सॉफ्ट स्किल्स का ये मामला है कि हिंदुस्तान
आप इस बात को माने या ना माने, जिस तीसरी दुनिया का देश गिना जाता है, अगर वहां अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा लोग हैं तो हमें टर्शरी लेबर प्रोवाइड करना है। हमें वो पेडिक्योर करने वाले लोग बनाने हैं जो अंग्रेजी बोलते हो। हमें वो एयर होस्टेस बनानी है जो ज्यादा बेहतर अंग्रेजी बोल। आपका पूरा 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम उस बात पर जाकर टिक गया है कि जहां पर आप एक टर्शरी इंडस्ट्री का मजदूर प्रोवाइड कर रहे हैं जो ना कि प्रोड्यूसर है, और वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग आइडिया में नहीं। अभी बिना पानी पिए नवनीत को हजम कर पाना थोड़ा मुश्किल। तो आप देखें, आप इस बात को फिर देखिए, एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि हम कर क्या रहे हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है कि फर्स्ट ईयर के बाद जब आप छोड़ेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर के बाद छोड़ेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर के बाद डिग्री मिलेगी, चौथे साल के बाद डिग्री विद ऑनर्स मिलेगा। अगर उसमें 75% आ गए तो फिर आप एक डिग्री विद रिसर्च भी कर सकते हैं, ऑनर्स विद रिसर्च भी हो जाएगा। तो मतलब एक अनार में से कई सारे बीमार ठीक किए जा सकते हैं। पर उस बात पर न भी जाते हुए आप देखें कि ये जो प्रावधान कहता है, वो कहता है कि अगर आप 1 साल के बाद छोड़ेंगे तो आपको 8 क्रेडिट का ब्रिज कोर्स करना हो। अगर आप एक सर्टिफिकेट ही लेकर छोड़ना चाहते हैं तो आपको 8 क्रेडिट का ब्रिज कोर्स करना है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप दूसरे साल के बाद छोड़ना चाहते हैं तो फिर आपको 8 क्रेडिट का एक ब्रिज कोर्स करना है। और अगर किसी ने 3 साल लगातार पढ़ा तो उसे ये 16 क्रेडिट नहीं पढ़ने। तो जो 3 साल लगातार पढ़ रहा है उसके पास 140 क्रेडिट हैं, जो छोड़ छोड़ के पढ़ रहा है उसके पास 156 क्रेडिट। खैर, क्रेडिट के आधार पर नौकरियां, वो तो बाजार जब बनेगा तो शायद हो सकता है। ये कहना बहुत अच्छा लगता है कि हमें 12.5 को भी गिनना है, पर औसत निकालने के लिए हम हमेशा उसको 12 या 13 के नजदीक ले जाते रहे। हर 12.5 को एक्नॉलेज कर ले, ऐसी कोई व्यवस्था बनाई नहीं जा सकती। तो यू हैव टू हैव सम पैरामीटर। भाई, आप कहते हैं ना कि एमए में 55 होना चाहिए, तभी आप नेट दे सकते हैं। आप 54.9 वाले की गलती नहीं निकालते हैं। आप हर उस काउंट को नहीं गिन सकते हैं। आप एक पैरामीटर सेट करेंगे, उस पैरामीटर के अनुसार ही काम करें। खैर, उच्च शिक्षा के ये पीछे वाला दरवाजा आप बंद कर ले, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब ऐसा कोई भीड़ इकट्ठी करने की कोई वो जो परेशानी सर बता रहे थे, टीचर एजुकेटर होने की अपनी एक परेशानी है कि अगर आपको लगता है कि आपका विद्यार्थी नहीं सुन रहा है तो आपका ध्यान भटक जाता है। हाँ, शुक्रिया। एक और आप मैं कुछ बातें और कहकर जैसे एक अलग दिशा में ले जाऊं। शिक्षा, उच्च शिक्षा इस समय किस तरह के, वैसे हर समय उच्च शिक्षा अपने एक संकट से गुजरती रही है, इस समय एक नए तरह के संकट से गुजर रही है। पहले उन्होंने इस शिक्षा नीति के दस्तावेज में लिखा कि हम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से खुश नहीं हैं, इसे डिसबैंड कर देना चाहिए। हम सब लोग इस बात से सहमत हैं कि यूजीसी को डिसबैंड कर देना चाहिए। पर मुझे लगता है जब तक डिसबैंड होगी, यूजीसी को यह पूरा विश्वास है कि बाकी संस्थाएं पता नहीं उच्च शिक्षा को बर्बाद कर पाएंगी या नहीं, तब तक वो रोज एक नया ड्राफ्ट जारी कर रही है। रोज एक नया दस्तावेज यूजीसी से आता है। और यूजीसी की अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो देखेंगे कि पिछले 10 सालों में 38 ड्राफ्ट आए हैं और उनमें से केवल 14 गजट हुए। तो वो जो आप लोगों ने देखा होगा ना, बचपन में एक पटाखा जलाकर छोड़ देते हैं, अगर बाद में डर गए तो ठीक है, नहीं डरे तो कोई बात नहीं, वापस ले लें। तो खैर, उन्होंने कहा हम बंद कर देंगे यूजीसी को। यूजीसी बंद करने के बाद क्या होगा? बोले, एक, आप इस दस्तावेज को पढ़ें, एक जनरल एजुकेशन काउंसिल बनाई जाएगी
पूरी राष्ट्रव्यापी स्तर की, जो एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे करवाएगी। नेशनल अचीवमेंट सर्वे कराने के बाद हर कॉलेज का नैक होगा। नैक की तो दुर्दशा से हर मास्टर परिचित है और बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने बनाई थी। अभी नैक का ही मामला था, आप जितना पैसा देंगे उतनी ग्रेडिंग आपको मिल जाएगी। और उत्तर प्रदेश के कुछ विश्वविद्यालयों का ग्रेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से भी बेहतर है। तो कुछ नाम नहीं लूंगा, नहीं तो वो मानहानि का मामला हो सकता है, पर आप लोग जानते हैं कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है उत्तर प्रदेश में जिनका नैक ग्रेड आईआईएससी से भी बेहतर है। खैर, तो वो नैक होगा। नैक के बाद 4 नए वर्टिकल खड़े किए जाएंगे। एक हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल होगा, एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, एक नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल होगी। तो अभी तक आप लोग एक यूजीसी से परेशान थे, अब आप 5 से होंगे। अच्छा है, मतलब एक ही कष्ट क्यों हो, जब होने हैं तो मतलब कई हो सकते हैं। आप इस दस्तावेज को पढ़े, इस दस्तावेज में आपको बहुत सारी चीजें मजेदार दिखाई दें। पहले पैराग्राफ में लिखते हैं कि हिंदुस्तानियों को 64 कला में प्रवीण करना है, बहुत अच्छी बात है। उसी पैराग्राफ में नीचे लिखते हैं कि इस 64 कला में प्रवीण करने के लिए अमेरिकन आईवी लीग मॉडल लगाया जाएगा। अब इस भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए एक और दस्तावेज जारी किया गया, अगर आप लोग पढ़ें इसे, कभी पढ़ने की कोशिश करें। नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एक नया जारी किया गया। सर बता रहे थे कि प्लेजरिज्म के लिए भारत सरकार ने बहुत मेहनत की है कि आप लोग ना करें। ये जो दस्तावेज है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इसके शुरू के 30 पन्ने एक जगह है इटली में बोलोना, बलोना प्रोसेस के एक डॉक्यूमेंट से डिट्टो मिलते हैं। उन्होंने कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदला। तो प्लेजरिज्म की जो शिकायत आप लोग सरकार ही जारी कर रही है, आप किससे शिकायत कर रहे हैं? प्लेजरिज्म सरकार ने जो दस्तावेज खुद जारी किया है वो प्लेजराइज्ड। नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, बोलोना प्रोसेस, बोलोना। मैं आपको इसकी आगे की कथा भी सुना। अब इसमें क्या है, यूरोप के कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो उन्होंने कहा भाई इटली में इंजीनियरिंग करी तो और नीदरलैंड में करी तो सबका मानक एक ही होना चाहिए। तो सबका मानक एक होना चाहिए, तो बोले सबके लर्निंग आउटकम्स जो हो, ये जो लर्निंग आउटकम शब्द है इसको हम लोग कहते हैं डबलिन डिस्क्रिप्टर। डबलिन एक जगह है आयरलैंड में जहां मीटिंग हुई थी। ये बेसिकली आइडिया जो है वहां से कॉपीड है। तो मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम में आपको ये देखना होगा बहुत ध्यान से क्या क्या इंडियन है। तो ये जो डबलिन डिस्क्रिप्टर्स हैं ये वहां डबलिन से लाए गए। आप लोगों को याद होगा, अगर आपने नेक कराया है तो हर पेपर के नीचे आपको एक सुडोकू सा बनाना होता है कि कौन सा लर्निंग आउटकम कौन से ऑब्जेक्टिव से मैच खाता है, कौन सा लर्निंग आउटकम किस यूनिट से मैच, ये वहीं से कॉपीड है। तो और ये जो लर्निंग आउटकम का मामला है, देखिए हम और आप ये इस बात को समझते हैं कि बहुत सारी चीजों के लर्निंग आउटकम मेजरेबल नहीं होते हैं। बहुत सारी चीजें जब आप इंस्टीट्यूशन छोड़कर चले जाते हैं, इट ग्रोज अपॉन यू, द इंस्टीट्यूशन ग्रोज अपॉन यू। We may not find Tagore and Krishnamurti as applicable as Pavlov and Skinner in our daily class to class, but it grows upon you after a point of time. तो बहुत सारे इतिहास पढ़ने का ये मतलब थोड़ी है कि आपका लर्निंग आउटकम होगा कि ताजमहल के गाइड बनेंगे। हर चीज मेजरेबल नहीं है, इतिहास पढ़ने के हर आउटकम मेजरेबल नहीं हो सकता है। तो वो जो लर्निंग आउटकम का आइडिया दैट इज इटसेल्फ कंटेस्टेड। समस्या यह है कि जब डबलिन डिस्क्रिप्टर्स बने उसके बाद और नए दस्तावेज बने यूरोप में, उन्होंने उसको खारिज कर दिया। हम लोग केवल 3 दशक पहले का दस्तावेज अभी कॉपी किए जा रहे हैं, तो कॉपी करने में भी अभी हम लोग 3 दशक ही पीछे हैं। खैर, पाठ्यक्रम, इस दस्तावेज में कहा जाता है कि 8 नए करिकुलम फ्रेमवर्क लाए जाएंगे। हो सकता है एक से आप लोग ना पढ़ें। एक होगा नेशनल
स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की तो मैंने बात करी थी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर पेडागोजिकल एंड करिकुलर इश्यूज फॉर ईसीसीई, वो अलग होगा। एनआरएफ की अपनी दारुण कथा है, पूरे एनआरएफ में एक आदमी है जो ह्यूमैनिटीज का है, सोशल साइंसेस का है। तो हम लोग तो जिस पॉजिटिविज्म को अपनी क्लास में डिबंक करते रहे हैं, अब साइंटिस्ट्स बताएंगे कि सोशल साइंस रिसर्च कैसी होगी। वो एक आदमी है और वो जो उस आदमी को रखा गया है, खैर उसके लिए क्या ही कहा जा सकता। आप इस बात को समझें। और अगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा रुचि है शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने की, पिछले 5 सालों में शिक्षा को लेकर जो सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत है आवंटन का, वो लगातार गिरा है और इस बार तो हम 2.5 पर पहुंच गए। तो कोठारी ने भले 6% कह दिया हो, एनईपी भी कहती है, पर पैसा देने की जब बात आती है तब वो पैसा नहीं है। यूजीसी का अपना बजट 60% कम हो गया है। खैर वो तो धीरे धीरे 100% कम करके उसको डिबंक करेंगे ही, पर उसका मामला क्या है, हम उससे क्या करना चाह। एक शब्द है इसमें, आप लोग पढ़े, मतलब शब्दों के लिए तो आप इस दस्तावेज को जरूर पढ़ें, खुद पढ़ें। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को खुद पढ़ें। इसमें एक शब्द है जो कई बार आता है, फिलेंथ्रोपी। बोले कि भाई फिलेंथ्रोपिकली भी पढ़ाया जाएगा। अच्छा, फिलेंथ्रोपी जब गांधी कहते थे तो वो उसको लोक सेवा कहते थे, ट्रस्टीशिप कहते थे। जब इसका हिंदी अनुवाद, तो उन्होंने उसको लोक सेवा नहीं कहा, उन्होंने कहा परोपकार। तो परोपकार से अब आपको शिक्षा लेनी, भाई किसी का परोपकार है, अब मैं मित्रों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, अगर उनका परोपकार है तो वो कर देंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर खैर सरकारी स्कूलों की जो दुर्दशा हो रही है वो आप लोगों के सामने है। अब बात करते हैं कुछ एनसीटी के क्रियाकलापों की। वैसे आजकल जो मेरे अध्यापक हैं वो एनसीटी के चेयरपर्सन हैं, तो अर्जुन और द्रोणाचार्य की कहावतें तो दुनिया भर में मशहूर। तो बैठ जाए मैम, इसी बात का इंतजार कर रहे। खैर, वो जो सर ने एक बहुत अच्छा थेरेटिकल आप लोगों को बताया कि टीचर एजुकेशन के 2 तरह के प्रोग्राम हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंशियल और कॉनकरेंट। एक चुन लो, कॉनकरेंट वाले से चल रहे हैं, बहुत अच्छा है। एनसीटी की वेबसाइट पे जाइए, उन्होंने फाउंडेशन वाला भी अगर आप देखें, केवल फाउंडेशन के लिए जो सिलेबस बनाया है उसमें एक सेमेस्टर में फाउंडेशनल पेपर है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में फिर फाउंडेशनल है, चौथे में फिर नहीं। बेसिकली दे आर स्टिल फॉलोइंग दैट कॉन्सिक्वेंशियल आइडिया, उसको मिलाया नहीं गया है। उन्हें लगता है कि बस दाल चावल मिला के रख देने से खिचड़ी बन गई, वो खिचड़ी बनी नहीं है, दैट इज स्टिल मिसिंग। उसकी एक बेहतरीन खिचड़ी थी, दिल्ली विश्वविद्यालयों में एक बीएलएड प्रोग्राम चलाया जा रहा, पर उस बीएलएड प्रोग्राम, और कुछ नहीं करें तो नाम तो बदल ही सकते हैं, तो नाम बदल देने से भी बहुत सारे इतिहास में आपका नाम दर्ज हो जाता है। खैर, तो बीएलएड प्रोग्राम को बंद कर दिया जाए, उसकी जगह आईटेप को लाया जाए। आईटेप में वो अभी आप तक देखिए बहुत सारी चीजें, रेगुलेटिंग बॉडी आप बना लें करिकुलम, ये करिकुलम बनाना एनसीटी की जिम्मेदारी नहीं है, इट इज अ रेगुलेटिंग बॉडी। करिकुलम सिलेबस बनाना यूनिवर्सिटीज का काम है। आप मॉडल सिलेबस दे देंगे, पर वो मॉडल सिलेबस केवल ऐसा नहीं होगा, यूनिवर्सिटीज उसको ऊपर से नीचे तक कॉपी करेंगे, कोई नहीं बदलता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन आप देखिए, उसमें उन्होंने टाइम टेबल भी बना के दे दिया है। उन्हें लगता है कि स्कूल का मास्टर टाइम टेबल भी नहीं बना सकता। मॉडल टाइम टेबल क्या होता है? आपको लगता है कि हम लोग अभी उसी बात पे अटके हुए हैं कि सुबह ताजा दिमाग है इसलिए मैथ्स पढ़ना चाहिए? व्हाट इज दिस आइडिया ऑफ मॉडल टाइम टेबल? तो खैर,
एक बात पर लौट कर आते हैं, चूंकि अध्यापकों का जमावड़ा है और हम में से अधिकतर लोग स्कूल के अध्यापक बनने वाले हैं। एक नया दस्तावेज जारी किया एनसीटी ने, जिसका नाम है एनपीएसटी, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, जिसमें मास्टरों का प्रमोशन कैसे होगा इस बात की रूपरेखा बनाई गई है। आपको क्या लगता है कि मास्टरों के प्रमोशन की रूपरेखा किसको बनानी चाहिए? मास्टरों को बनानी चाहिए, यूनिवर्सिटी टीचर्स को बनानी चाहिए? आप जाकर देखिए, इस दस्तावेज को बनाने का ठेका हरियाणा की एक सॉफ्टवेयर एजेंसी चलाने वाले खन्ना जी को दे दिया गया और खन्ना जी ने यह दस्तावेज बनाया है। विकी खन्ना, विनोद खन्ना, समथिंग लाइक दैट, सम मिस्टर खन्ना। आप लोग गूगल करेंगे आपको पता लगेगा। हाँ, कौन? कंपनी है। हाँ, वो मतलब सॉफ्टवेयर एजेंसी चलाते हैं वो। बेसिकली ही हैज नो एक्सपीरियंस इन टीचर एंड टीचिंग एंड ही हैज मेड द नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। 4 मिनट है, 5 में खत्म कर दूं। वो बोले कि आप पहले बिगिनर टीचर बनेंगे, प्रोफिशिएंट बनेंगे, लीड बनेंगे, एक्सपर्ट बनेंगे, 4 प्रमोशन। मैंने एक बार ये बात कही तो लोगों ने कहा कि भाई हाँ ठीक है, एक बार डॉक्टर अगर बच्चों का डॉक्टर बन जाए तो क्या बड़ा होके दिमाग का डॉक्टर बनेगा? हमेशा ही बच्चों का डॉक्टर। पर बच्चों के डॉक्टर में और दिमाग के डॉक्टर में एक फर्क होता है। दैट इज योर करियर ऑप्शन। पटवारी के साथ ऐसा नहीं होता कि आज आप बिगिनर पटवारी हैं, कल लीड पटवारी हैं, फिर एक्सपर्ट पटवारी हैं। करियर प्रमोशन और डिसिप्लिनरी एरियाज आर 2 डिफरेंट थिंग्स. You can't take that promotion as the idea of that. तो अब अच्छा, इसके साथ एक और मजेदार, जैसे मान लो ये कहते हैं कि आपका प्रमोशन कैसे होगा, कि मान लीजिए कोई एक वैल्यू है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो बिगिनर टीचर को एग्जिबिट करना है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जानता है, प्रोफिशिएंट को प्रैक्टिस करना है, एक्सपर्ट को प्रमोट करना है और लीड को एनहांस करना है। अच्छा, मैं कैसे बताऊं कि मुझे पता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में? एग्जिबिट कैसे करूंगा बिना प्रैक्टिस किए? अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तभी तो एग्जिबिट कर रहा हूं, और प्रैक्टिस कर रहा हूं अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनी कक्षा में, तो प्रमोट कर ही रहा हूं। और जब प्रमोट कर रहा हूं तो उसका एनहांसमेंट नहीं होगा। आप ये सारी डिग्रीज कैसे करने वाले, कैसे वेरिएशन करने वाले? यही समस्या है ना कि आपने इसे सॉफ्टवेयर एजेंसी वाले से बनवाया है। आप पूछिए कि इसका प्रमोशन कैसे होगा, उन्होंने कहा ठीक है, हर 4 साल पे हो जाएगा। हर 4 साल पे होगा, ये तय कर दिया उन्होंने। बहुत अच्छी बात है, टीचरों का प्रमोशन रुका रहता है। पर अगर किसी 22 साल के बच्चे ने स्कूल में ज्वाइन कर लिया तो 34 साल तक होते होते उसके सारे प्रमोशन के एवेन्यूज समाप्त हो गए। आप शायद बहुत मोटिवेटेड होंगे, अगर मेरे प्रमोशन के एवेन्यूज समाप्त हो जाए तो मैं तो आगे काम नहीं करूं। आपके प्रमोशन, और एक बात समझिए कि बिगिनर जो प्राइमरी का टीचर है उसके लिए आपको डीएलएड चाहिए, बेसिक ट्रेनिंग चाहिए। जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है उसके लिए पीजी और बीएड चाहिए। दोनों की एकेडमिक क्वालिफिकेशन में अंतर। क्या करेंगे आप? पीजीटी बिगिनर टीचर को क्या लीड प्राइमरी टीचर से ज्यादा तनख्वाह दे देंगे? तो भी गलत है, और दोनों को बराबर दे देंगे तो भी गलत है। आप ये प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स किनसे बनवा रहे हैं? खैर, स्टैंडर्ड्स तो बनाने ही चाहिए, क्योंकि हम लोग तो गुरु को गोविंद मानते हैं। अब गोविंद के स्टैंडर्ड्स हम और आप नहीं तय करेंगे तो कौन तय करेगा? आखिरी बात पर आता हूं, और चूंकि वो समेटने के लिए कहा गया है, इसी प्रमोशन में एक छोटा सा आंकड़ा देकर, 1,10,000 स्कूल ऐसे हैं जो सिंगल टीचर स्कूल हैं। ये सरकारी आंकड़ा है। इन्होंने कहा कि अब मास्टरों का प्रमोशन उनके मेंटर टीचर्स किया करेंगे जो उसी स्कूल के होंगे। तो ये जो सिंगल टीचर स्कूल है, वहां कौन किसका करे? और हर स्कूल में अगर एक म्यूजिक, फाइन आर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन का टीचर होगा, उसकी मेंटरिंग क्या आप गणित के अध्यापक से करवाएंगे? किससे कराएंगे उसका प्रमोशन? अब बोले उन्होंने कि आपका एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो एसीआर होता है, आपका सीनियर लिखेगा। प्राइमरी के स्तर पर अगर 100 अध्यापक हैं तो 60 महिलाएं हैं, 40 पुरुष हैं। सेकेंडरी पे जाते ही आंकड़ा बदल जाता है। सारी महिलाओं की एसीआर लिखने का काम आपने पुरुषों को दे दिया, तो आपने मान लिया कि हिंदुस्तान में तो हैरेसमेंट और सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी कोई चीजें होती ही नहीं।
अगर इसी आंकड़े को देखो तो 100 में से 68% सामान्य वर्ग के लोग हैं, 32% आरक्षित वर्ग से हैं। उन 32% आरक्षित लोगों की एसीआर लिखने का काम आपने सामान्य जाति के लोगों को दे दिया। आपने तो ये दावा कर दिया कि जाति व्यवस्था हिंदुस्तान से चली गई है। कल के इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि गुजरात में एक दूल्हे की सुरक्षा के लिए 140 पुलिसकर्मियों को तैनात करना पड़ा ताकि वो घुड़चढ़ी कर सके। हिंदुस्तान के लिए आप बना रहे, व्हाट इज दिस पॉलिसी मेकिंग। एक आखिरी बात कहकर मैं समाप्त करता हूं कि 10+2 की जगह 5+3+3+4 नाम तो बदलना ही चाहिए। इसमें क्या होगा, पहली और दूसरी कक्षा ये प्रावधान करती है कि पहली और दूसरी कक्षा अब स्कूलों की जगह आंगनवाड़ी में पढ़ाई जाएगी, या जो आंगनवाड़ी उस स्कूल के साथ जोड़ी जाएगी उसमें पढ़ाई जाएगी। ये नीति के खुद अपने एक पन्ने पर लिखा है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर 12वीं पास है उसकी 6 महीने की ट्रेनिंग की जाएगी, और जो 10वीं पास है उसकी 1 साल की ट्रेनिंग की जाएगी। बहुत अच्छा प्रावधान है। फिर यही नीति अपने अगले पैराग्राफ में लिखती है कि बच्चे का 85% मस्तिष्क जो है वो दूसरी पहली कक्षा तक आते आते बन जाता है। तो आप उस 85% मस्तिष्क की जिम्मेदारी एक ट्रेंड अध्यापक से लेकर आंगनवाड़ी वर्कर को क्यों देना चाहते? ये केवल अध्यापक होने के नाते सोचने की जरूरत नहीं है, बतौर अभिभावक होने के नाते भी सोचने की जरूरत। फिर ये कहती है, आप इस नीति को पढ़े कि तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा पर एक एग्जाम होगा जो स्कूल के अलावा कोई एजेंसी लेगी। क्या होगी? क्या बोर्ड एग्जाम होगा? तीसरी, 5वीं, 8वीं में भी होगा। अभी जो सबसे हालिया काम हुआ है कि 5वीं कक्षा में जो नो स्क्रैपिंग पॉलिसी थी, नो डिटेंशन पॉलिसी थी कि किसी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता, उस पॉलिसी को खारिज कर दिया। आपको लगता है कि 5वीं का बच्चा ये योजना बनाकर आता है कि मुझे फेल होना है? बच्चा फेल होता है तो बच्चा नहीं फेल होता है, व्यवस्था फेल। एक बच्चा कैसे सीखता है, समझता है, उसके पीछे उसकी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक कितनी पृष्ठभूमि काम करती। कोई बच्चा योजना बनाकर नहीं कहता कि अब मैं जा रहा हूं, 2 साल बाद आऊंगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ड्रॉप आउट, इट इज एलिमिनेशन। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि जिस बच्चे ने बीए में एडमिशन लिया है वो बीए पूरा करे, उसको वो सहूलियतें मिले। और मिलना तो आपको 2.5% बजट है, 2.5% है। तो इस दस्तावेज को गीता की तरह, कुरान की तरह न पढ़ें। इस दस्तावेज को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज की तरह पढ़ें। वरना तो अध्यापक एक ऐसी कौम है, अगर कुरु सभा में रहा होता, कौरवों की सभा में अध्यापक रहा होता, तो वो बता देता कि द्रौपदी चीरहरण बहुत जरूरी था। तो अध्यापक तो कुछ भी साबित कर सकते। आप इस नीति को खुद पढ़ें, खुद इसे पढ़ने की कोशिश करें। मैंने तो अभी इसके राजनीतिक एजेंडा की बात ही नहीं की, क्योंकि मुझे कई लोगों ने मना किया है कि राजनीतिक एजेंडा पे मत जाए ना। मैं तो इसमें अभी एक और शब्द है, बस लास्ट, वो 1 मिनट और लेकर खत्म कर। एक शब्द है SEDG। आप लोग इस नीति को पढ़ें, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। बोले इसमें कौन कौन होगा? बोले इसमें महिलाएं होंगी, अल्पसंख्यक होंगे, जनजातीय होंगे, शहरी गरीब होंगे, विकलांग होंगे, ग्रामीण गरीब भी होंगे, शहरी गरीब भी होंगे, मतलब। और बोले ये सब मिलाकर माइनॉरिटी हैं, इसलिए इनके लिए एक ही टर्म है। हिंदुस्तान की इस आबादी को जोड़ दिया जाए तो वो मेजॉरिटी हो जाएगी, माइनॉरिटी नहीं रह जाएगी। पूरी ये नीति अल्पसंख्यक शिक्षा पर कोई बात ही नहीं करती। माइनॉरिटीज का वर्णन केवल 2 जगह आता है, बाकी के शैक्षिक नैतिक दस्तावेजों में माइनॉरिटी एजुकेशन पर, विमेन एजुकेशन पर, ट्राइबल एजुकेशन पर बकायदा हिस्से हुआ करते। और खैर, इसमें जो डिफरेंटली एबल्ड को लेकर कहा गया है उसकी अपनी भी एक दारुण कथा है। मेरी आप लोगों से केवल इतनी गुजारिश है कि आप लोग इस शिक्षा नीति के दस्तावेज को खुद पढ़ें, खुद इस पे चर्चा करें, विमर्श करें, क्योंकि ये सवाल तो हमसे, आपसे आने वाली पीढ़ी जरूर करेगी कि जब चीरहरण हो रहा था तो आप कहाँ थे।
सवाल करिए, विमर्श करिए, बातचीत करिए, वो एक सबसे बेहतरीन तरीका है इस नीति पर बात करने का। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your insightful and practical lecture. सर, आपकी समय बांधने वाले विचारों को हम फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे सुनना जरूर पसंद करेंगे सर। थैंक यू सो मच सर।